हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम डेप्रिसिएशन का लास्ट क्लास करने चले। मीन्स डेप्रिसिएशन का हम लोग 2 लेक्चर कर चुके थे। जो आज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचा हुआ है डेप्रिसिएशन का, उसको हम कंक्लूड करते हैं और डेप्रिसिएशन को खत्म करते हैं आज की क्लास में। क्लास आज की स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका ए है, इनकम टैक्स एक किस गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है। मीन्स जो इनकम टैक्स होता है, आयकर, एक किस सरकार के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो टाइम पीरियड होता है आपका, एक किस ईयर से स्टार्ट किया गया है और किस एक्ट के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अभी भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करिए, आप आंसर दीजिए। ऐसा इसलिए मैं करता हूं ताकि आपका पिछला टॉपिक क्या होगा कि रिवीजन होता रहेगा। मीन्स अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको हर बार इस चीज का एक हैबिट बन जाएगा कि नहीं, पिछले क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं उसको अगले क्लास में हमें आंसर करना है, तो आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है बेटा, और कुछ नहीं। तो आप लोग भी आंसर दीजिए, ठीक। आइए हम देखते हैं जो हमारे और टॉपिक हैं एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। हमारा जो अगला मेथड है डेप्रिसिएशन का, एनुअल वैल्यूएशन मेथड, ठीक। अब देखिए एनुअल वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, एसेट्स इज वैल्यूड एवरी ईयर। इस मेथड में क्या होता है, हम एसेट्स का वैल्यूएशन हर साल करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, इफ द वैल्यू is less than book value that will be debited to profit and loss account as depreciation। कहने का मतलब हमारा है कि यहाँ पे कोई रेट से हम नहीं लगाते हैं डेप्रिसिएशन एनुअल वैल्यूएशन में। मान लीजिए हमारा एसेट्स का कॉस्ट है 1 लाख रुपए, हम इस साल खरीदे और अगले साल इसी एसेट्स का दाम हम निकालने की कोशिश करते हैं मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, और इसका जो वैल्यू हो रहा है 90,000 हो रहा है। तो जो एक 10,000 का डिक्रीज हुआ है, इसको हम मान लेंगे डेप्रिसिएशन 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक। इस लाइन का मतलब ये हुआ, इफ द वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, जो हमारा एक बुक वैल्यू था या कॉस्ट है, तो उससे जो कम हुआ उसको हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन मानेंगे। लेकिन फिर मान लीजिए अगले साल में हम इसका वैल्यू किए हैं, अब इस साल इसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, हो सकता है 95,000 आ रहा है। तो अब ऐसे केस में इस साल इस एसेट्स पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला है, ठीक। तो मीन जब आपका एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो उस अमाउंट को आप पीयर अकाउंट में डेबिट करेंगे और वो डेप्रिसिएशन होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो एनुअल वैल्यूएशन मेथड में कि ये सर्टेन नहीं है कि किस साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होने वाला है एसेट्स पे, ठीक। फिर हमने यहाँ पे लिखा, इफ द वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू नो डेप्रिसिएशन। मींस इट इज 90,000 से अगर 95,000 आपका वैल्यू दिखा रहा है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज रिवैल्यूएशन मेथड। एनुअल वैल्यूएशन मेथड को आपको रिवैल्यूएशन मेथड भी बोला जाता है। सुटेबल फॉर लूज टूल्स, लाइव स्टॉक, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। मींस किस एसेट्स के लिए ये ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा उपयोगी है, तो आपका लूज टूल्स, लाइव स्टॉक, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इनके लिए ये मेथड ज्यादा सुटेबल आता है, एनुअल वैल्यूएशन मेथड। फिर हमारा नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में आप पहले देख लीजिए डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मीन्स रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आप जो एसेट्स यूज कर रहे हैं उसको बाद में फिर से क्या करेंगे, बदल कर दूसरी एसेट्स ले आएंगे। मीन्स अगर आप कोई ऐसे एसेट्स यूज करते हैं जिसको आपको कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, उस एसेट्स के खराब हो जाने के बाद भी दूसरी एसेट्स ले आएंगे यूज करने के लिए, तो वो बात कर रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मीन्स जब एसेट्स को आप बदलेंगे उस समय क्या लागत लगने वाली है, वो कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर एस्टिमेटेड लाइफ। मीन्स उसकी जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ है, कितने साल होने वाली है, उस ईयर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग। किस एसेट्स के लिए यूज है ये देखते हैं, यूजफुल फॉर दोज एसेट्स विच आर टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ देयर लाइफ। हमने बोला ना कि ऐसी एसेट्स जिसको आप उसके लाइफ जब खत्म होने वाली थी उस दौरान बदलने वाले हो, मीन्स रिप्लेस करके एक दूसरी एसेट्स ले आओगे, उसकी बात कर रहा है। फिर अगला आपका है मशीन ओवर रेट मेथड, ठीक। अब मशीन ओवर रेट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं देखिएगा,
डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। यहाँ पे लाइफ जो है बेटा ध्यान दीजिएगा आवर्स में है, मीन्स घंटों में है। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का चार्ज करने का फॉर्मूला है वो ऐसी मशीनों का है जो आवरली बेस पे यूज होती हैं, मीन्स उनका क्या टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इतने घंटे यूज होंगे, तो वहां पे उसका डेप्रिसिएशन भी जो चार्ज किया जा रहा है आवर्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है कि जितना उसका यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग चार्ज करें डेप्रिसिएशन। तो कर क्या रहे हैं कि जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट के बारे में आपको बता चुके हैं, मीन्स जो आप प्राइस पे करते हैं प्लस एक्सपेंसेस जो सारे। स्क्रैप वैल्यू क्या है कि जो आपका एसेट के एंड ऑफ पे बेचने के बाद में वो कबाड़ हो जाए उससे जो आपको वैल्यू रियलाइज होती है वो स्क्रैप वैल्यू बोली जाती है। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लाइफ। अब लाइफ में क्या है कि आवर्स, जैसे हम मान लीजिए कोई एसेट परचेज करते हैं, कोई मशीन खरीदे तो हम ये अनुमान लगाते हैं इस मशीन का हम यूज जो कर सकते हैं 1000 घंटे मीन्स 1000 आवर्स हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो उसका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा उसको डिवाइड किया जाएगा 1000 आवर्स से, न कि वो लाइफ देखी जाएगी कितने लाइफ। हो सकता है कि ये 1000 आवर्स हमारा 10 साल में कंप्लीट हो सकता है ये 1000 आवर्स हमारा 2 साल में ही कंप्लीट हो जाए। जैसे भी हम यूज करें डिपेंड करता है हम एक दिन में कितने घंटे यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे एसेट्स को हम क्या करते हैं आवर्स पे लगाते हैं, जो मशीनरी हमारे घंटों पे निर्धारित होती है जिनका लाइफ जो है आवर्स पे, हाँ इतने घंटे यूज करने के बाद वो हम दोबारा नहीं यूज कर पाएंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे मशीन आवर रेट मेथड लगा देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड क्या है देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल, या इसी को हम बोलते हैं एन्युटी रेट। एन्युटी टेबल या एन्युटी रेट की बात हम करें बच्चा तो आप याद करिए कि जो लोग आप मैथ्स जब पढ़ते थे वहां पे लॉग का एक टेबल आपको आता था। वो लॉग के टेबल में आपको क्या होता था रेट दिया जाता था, जैसे 0.0012 या 1.34 इस तरीके से होता था आपका एन्युटी रेट जो मिलता है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि एन्युटी मेथड में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो एन्युटी रेट के अकॉर्डिंग करते हैं और ये एन्युटी रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज लॉस्ट बाय इन्वेस्टर व्हेन एसेट्स परचेज। ये एन्युटी मेथड जो आपका आ रहा है इसके पीछे का लॉजिक ये है, मीन्स कि जब आप किसी एसेट्स को परचेज करते हैं, मीन्स आप किसी एसेट्स को परचेज करने में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे साथ ही साथ आप एक चीज खो देते हैं, लॉस आपका होता है। जो अमाउंट आप कहीं और लगाते हैं मीन्स बैंक वगैरह में लगाते हैं तो आपको उस पे इंटरेस्ट मिलता है, मीन्स रिटर्न जो मिलता उस रिटर्न को आपको कहने का मतलब यह है, मान लीजिए हम क्या कहें कि एक 10 लाख रुपए का कोई एसेट्स परचेज कर लिए, ठीक है। अगर यही 10 लाख रुपए हम यहाँ पे इस एसेट्स में ना लगा के बैंक में डिपॉजिट कर दें और बैंक हमको फॉर एग्जांपल 10% रिटर्न देती तो एटलीस्ट हमको क्या होता 1 लाख रुपीज रिटर्न में मिलता, मीन्स मेरा 10 लाख का 1 लाख मिला हमें। लेकिन जब एसेट्स परचेज किए ये चीज नहीं है, मीन्स हमें उस पर इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं हमारा इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। सुटेबल फॉर दोज एसेट्स विच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट। ये एन्युटी मेथड जो आपका है कि ये आपका उस एसेट्स के लिए यूजफुल है जो उसमें आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की या बहुत ज्यादा अमाउंट की नीड पड़ती है। ठीक, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल एवरी ईयर। इस मेथड में ध्यान दीजिएगा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये हर साल आपका इक्वल होता है बेटा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उस बारे में हमने पढ़ा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिलेटेड मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। दो चीजें होती हैं, एक मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन मीन्स किसी एसेट का डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे होगा निकलेगा, और यहाँ पे जो हम सीखने जा रहे हैं उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद हम अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं, ये चीज है यहाँ पे। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो है बाय एसेट्स अकाउंट मीन्स जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको डायरेक्ट एसेट्स अकाउंट में शो करो, मीन्स क्रेडिट करके वहां से माइनस करिए, एसेट्स की वैल्यू आप क्या करिए घटाते हुए निकालते जाए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसको घटाइए निकालिए जो आप किए भी है। आपको अगर याद हो कि एसेट्स
का जो अमाउंट आप परचेज किए डेबिट साइड में लिखा है, फिर बाई डेप्रिसिएशन, फिर बाई बैलेंस सीडी, फिर टू बैलेंस बीडी, एक कंटिन्यू प्रोसेस आप करते चले गए। फिर दूसरा मेथड हमारे पास जो होता है अकाउंटिंग का, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है, आप डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन जो अमाउंट आता है उसको एसेट्स अकाउंट में माइनस नहीं करते, मीन्स एसेट से माइनस नहीं करते हैं। तो इस मेथड से होता क्या है कि आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एसेट से माइनस नहीं करेंगे, तो आपका जो बैलेंस शीट होता है उसमें एसेट साइड में उस एसेट्स की वैल्यू वही दिखाई जाती है जिस आप परचेज किए। मीन्स अगर हम 10 लाख रुपए का कोई एसेट्स परचेज किए तो हम उसको 10 लाख पे ही शो करते रहेंगे। अगर इसका डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं 10,000 आ रहा है, तो 10,000 फर्स्ट ईयर हमने कैलकुलेट किया, सेकेंड ईयर हमने कैलकुलेट किया, मान लीजिए फिर 10,000। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर अगेन, तो ये डेप्रिसिएशन हम करेंगे क्या, एक्यूमुलेट करते जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करते चले जाएंगे और उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफर होता रहेगा, जिस साल आप एसेट्स बेचने वाले होंगे या जिस साल एसेट्स की लाइफ खत्म होने वाली होगी, उस साल इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं एसेट्स अकाउंट में। मीन्स हम उस साल क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट में सारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करके वहां से उस एसेट्स पे प्रॉफिट या लॉस जो भी फाइंड आउट करना होता है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये भी आप किए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स आप किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमने बात किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हो तो वहां पे बात आता है, मीन्स आप डेप्रिसिएशन को एसेट से माइनस न करके उसको इकट्ठा करते जाओ। जब आपका लाइफ ऑफ एसेट्स खत्म हो रहा है या एसेट्स को सोल्ड कर रहे हो तो उस टाइम उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को क्या करो, एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा डेप्रिसिएशन के चैप्टर से। एक चीज और छोटी सा, एक बच्चे का डाउट था, उसको आप लोग देख लीजिए अगर याद हो तो मैंने अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना। तो उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम हुआ कि प्री एंड पोस्ट पीरियड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हमने बताया था प्री एंड पोस्ट पीरियड की जब बात आती है, एक जब आप एक कंपनी में रनिंग बिजनेस को परचेज करके कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने वाले होते हैं, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है उस टाइम में आपको प्री एंड पोस्ट पीरियड की डिसीजन लेना होता है। और जैसे ही आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आपका वो कंपनी में कन्वर्जन हो चुका है, तो आप जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे, ना कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आपका जो बिजनेस का लाइफ होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मान लीजिए हम कहें कि एक पार्टनरशिप फर्म आप परचेज करके उसको कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो अगर वो 6 महीने तक पार्टनरशिप फर्म रहा तो उसकी अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है, और 6 महीने बाद जब वो कंपनी में चेंज हो चुका है तो कंपनी की अकाउंटिंग का तरीका अलग होता है। तो प्री या पोस्ट की पीरियड की हम बात करें तो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 1 अप्रैल से आपने क्या किया कि कोई बिजनेस परचेज कर लिया, वो पार्टनरशिप था, ठीक। अब इसकी एक बिजनेस जब आप परचेज किए, आपका ऑब्जेक्टिव यह था इस पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना है कंपनी अकाउंट में। अब कंपनी अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता है कि आपको सर्टिफिकेट की नीड्स पड़ती है। बिना सर्टिफिकेट मिले आप क्या कर सकते हो, कंपनी का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो। अब डिपेंड करता है आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर रहे हो या पब्लिक। अगर प्राइवेट कंपनी आप ओपन कर रहे हो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की नीड्स पड़ती है। पब्लिक कंपनी ओपन कर रहे हो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नीड्स पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी मेरी है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि 1 अगस्त को हमें क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जा रहा है। मीन्स 1 अगस्त से मेरा ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस था वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया और मेरा अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो जब यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल रहा है, उस पीरियड से लेके 1 अप्रैल का पीरियड जो होता है वो हमारा बोला जाता है प्री पीरियड, और इसके आगे का जो पीरियड बोला जाता है पोस्ट पीरियड बोला जाता है। अब इसके बाद अगर आप सोचिए जब आप अगले साल अकाउंटिंग करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक,
तो अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, यहाँ पार्टनरशिप की बात नहीं आने वाली है, यहाँ जो है आपका कंपनी का बात आएगा। तो यहाँ पे आपको प्री एंड पोस्ट की बात ही नहीं होने वाली है। अगर यही हम बात करें कि आप जो कंपनी ओपन कर रहे हैं वो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो मान लीजिए 1 अगस्त को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला और 1 सितंबर में 1 सितंबर को आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला। तो अब ऐसे केस में हमारा जो प्री एंड पोस्ट का पीरियड होगा वो चेंज हो जाएगा। आपको भी पता है कि पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत पड़ती है। मीन्स हमारा जो पब्लिक कंपनी है वो यहां से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो इस पीरियड को मीन्स 1 अप्रैल से 1 सितंबर के पीरियड को प्री पीरियड बोला जाएगा और इसके आगे से यहाँ का जो पीरियड है एक पोस्ट पीरियड बोला जाता है। ठीक, अब उम्मीद करते हैं प्री एंड पोस्ट पीरियड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे आप इसको डिवाइड करते हैं। और फिर से मैं रिपीट करूंगा कि एक कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी नीड्स पड़ती है, आगे इसका नीड्स नहीं पड़ने वाला है। और एक प्री एंड पोस्ट तब नीड्स पड़ता है जब आप एक रनिंग बिजनेस को परचेज करके उसको कंपनी में कन्वर्ट करने वाले होते हो, तो ऐसे केस में प्री एंड पोस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी इसका भी आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।